ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, ध्यान देना, ये हमारे पास एक स्मूथ टायर है, एक स्मूथ टायर है। ये टायर का मास जो है वो है m, और इसका जो रेडियस है दैट रेडियस इज इक्वल्स टू कैपिटल R। और यहां पर एक दूसरा बॉल है, इसका मास है स्मॉल m, और इसको मैं वेलोसिटी दे रहा हूं v0। इनिशियली ये पूरा इस लाइन पे है, ठीक है। सवाल ये है तुम्हारा पहला, ये पूरा का पूरा जो है वो एक हॉराइजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, जी का कोई इफेक्ट नहीं है, केप्ट ऑन अ हॉराइजॉन्टल सरफेस, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस क्या क्या है, फाइंड path of center of mass। ये वाला घटना होती है t इक्वल्स टू 0 पे, यानी बॉल को मैं वेलोसिटी देता हूं t इक्वल्स टू 0। आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम द बॉल, सॉरी बॉल नहीं, द टायर again comes to rest। टायर जो है वो वापस कितनी देर बाद वापस रेस्ट पे आएंगे, और इस टाइम को बोल दो t इक्वल्स टू कैपिटल T। और थर्ड, फाइंड velocity of ball at t equals to t by 6। Find the velocity of ball at t equals to t by 6। ठीक है, ये मुझे निकालना है। ओके, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं t इक्वल्स टू 0 को एनालाइज करूं, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, और बॉल का सेंटर ऑफ मास तो बॉल खुद ही है, ऑब्वियसली बात है, पॉइंट मास है। सो जो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली, क्योंकि मास इक्वल है तो मिड पॉइंट पे होने वाला है, एंड ये डिस्टेंस है r/2, और ये डिस्टेंस भी होने वाला है r/2। ये यहां पे हमारा सेंटर ऑफ मास है। जो हमारा VCM है दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू 0 प्लस स्मॉल m इंटू v0/2m, दैट इज इक्वल्स टू v0/2 उस इंस्टेंट पे। एंड ध्यान देना, अगर मैं टायर प्लस बॉल को सिस्टम मान लूं, टायर प्लस बॉल को अगर मैं सिस्टम मान लूं, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, कहीं पर भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हमारा नहीं होने वाला है। तो टायर और बॉल को सिस्टम मानने पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सिंपल सी बात है, VCM वेक्टर विल
remain constant तो सिंपल सी बात है, VCM वेक्टर अगर कांस्टेंट है दैट विल इंप्लाई सेंटर ऑफ मास विल मूव इन अ straight line with velocity is equals to v naught by 2 to the right. सेंटर ऑफ मास जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v naught by 2 से राइट की तरफ चलने वाला है। मेरे ख्याल से ये वाला चीज हमें समझ में यहां पर आया है। सेंटर ऑफ मास मेरा राइट की तरफ मूव करता जाएगा विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v naught by 2। सो ना दोस्तों, अब क्या करना है, लेट्स स्टॉप या फिर लेट्स एनालाइज इन COM फ्रेम। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में एनालाइज करना चालू करते हैं ना दोस्तों। सेंटर ऑफ मास पे मैं जैसे ही चढ़ जाऊंगा तो इसको मैं रिड्रॉ कर रहा हूं फिगर में। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है v naught by 2 टू द राइट। तो यहां पर है हमारा रिंग का सेंटर, यहां पर है हमारा बॉल। सो ऑब्वियस सी बात है, सेंटर ऑफ मास जो कि हमारा यहां पर है और वो हमारा स्टेशनरी है, तो बॉल का इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ v naught by 2 है और ये वाले सेंटर का वेलोसिटी इस तरफ आ जाएगा v naught by 2। तो अबाउट सेंटर ऑफ मास दोनों जो है वो हमारा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास, और उन दोनों का रेडियस होगा r by 2। तो बोथ परफॉर्म सर्कुलर मोशन with respect to सेंटर ऑफ मास, और उसका जो ओमेगा होगा, ओमेगा, दैट ओमेगा विल बी सिंपली v naught by 2 अपॉन r by 2, दैट इज इक्वल्स टू v naught by r। टायर वापस स्टेशनरी होगा जब ये वाला सिचुएशन अपने आप को रिपीट करे, यानी टायर स्टॉप्स आफ्टर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन और टायर अगर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद अपने आप को स्टॉप करेगा तो रिक्वायर्ड टाइम t जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 pi by omega, that is equals to 2 pi r by v naught। इतने टाइम के बाद हमारा टायर जो है वो हमारा स्टॉप हो जाएगा। नाउ ये बोला है जो t/6 पे हमारा बॉल का वेलोसिटी क्या होने वाला है। नाउ t/6 पे बॉल कितना एंगल बनाएगा, t/6 पे बॉल हमारा कितना एंगल बनाएगा, उस चीज के बारे में हमें देखना है। नाउ ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है इसके रेस्पेक्ट में, सो t/6 जो हमारा थीटा होगा दैट विल बी सिंपली ओमेगा इंटू टी, तो v naught by r इंटू पाई r by 3 v naught, दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। यानी ये वाला बॉल जो है वो हमारा डिस्प्लेस हो जाएगा बाय एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 डिग्री। स्पीड तो इसका फिक्स ही रहेगा v naught by 2। सो दोस्तों, सेंटर ऑफ मास का फ्रेम में
अगर मैं देखूं तो ये 60 डिग्री से डिस्प्लेस हो जाएगा और उसका स्पीड इस तरफ हो जाएगा v0/2। बट सेंटर ऑफ मास खुद राइट पे जा रहा है विद द स्पीड ऑफ v0/2। तो ग्राउंड फ्रेम में अगर मैं देखूं तो इसके पास दो वेलोसिटीज होंगे, एक इस तरफ v0/2 और एक इस तरफ v0/2 हॉरिजॉन्टल। नाउ अगर मैं एंगल देखूं, ये एंगल हमारा कितना है 60 डिग्री, तो दिस इज 30, दिस इज अगेन 60 डिग्री। तो v नेट जो होगा कितना होगा, v0/2 का होल स्क्वायर प्लस v0/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू v0/2 cos 60, इसके पूरे का रूट, तो v0/2 का होल स्क्वायर इंटू 3 आएगा एंड दैट विल बी सिंपली √3 v0/2. So that will be the velocity of the ball at time t equals to t/6. मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये हमें सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे ही सॉल्व करना पड़ेगा। लास्ट पार्ट के लिए ग्राउंड फ्रेम में इस वाले को सॉल्व करना भयंकर ज्यादा हॉरेंडस काम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, ये मुझे काफी ज्यादा मनपसंद क्वेश्चन है। इसका क्या है, यहां पर एक दो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, ये ग्राउंड है, यहां पर है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इन द वर्टिकल डायरेक्शन। दो चार्ज पार्टिकल कैसे रखा हुआ है, ये वाले का मास जो है वो है मेरा m1, ये वाले का मास जो है वो है मेरा m2। ठीक है, अच्छा नाउ इस वाले पे चार्ज जो है वो है Q2, इस वाले पे चार्ज जो है वो है Q1। ये m1 जो है वो ग्राउंड से है एट अ हाइट ऑफ h1 और m2 जो है एट अ हाइट ऑफ h2। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन टेक m1 इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m। दिस इज फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, इट डजंट मैटर। अगर ये नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने Q1 और Q2 दोनों को t इक्वल्स टू 0 पर एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दिया v0। अच्छा, इन दोनों के बीच में कूलम्बिक फोर्स लग रहा है। अच्छा, कूलम्बिक फोर्स जो लगता है उसका मैग्नीट्यूड कितना है मुझे मालूम नहीं है, बट मैं एक चीज जानता हूं, जो दोनों हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस लगता है। उसका मैग्नीट्यूड क्या लगता है वो मैं नहीं जानता हूं, और दोनों अगर सिमिलर चार्ज होता है तो वो रिपल्सिव होता है, और दोनों अगर डिसिमिलर है तो वो अट्रैक्टिव होता है। मैं नहीं जानता जो Q1 और Q2 का साइन सेम है या डिफरेंट है, इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। बस इतना बोला है जो भी कूलम्बिक फोर्स लग रहा है वो दोनों को ज्वाइन करता हुआ लाइन के अलोंग ही लगेगा, दैट्स फॉर श्योर। ये पहली बात है। और दूसरी बात है वो या तो अट्रैक्टिव है या तो रिपल्सिव है। तो ये जो m1 वाला है वो कुछ अजीबोगरीब मोशन किया और मोशन करता हुआ यहां पे L डिस्टेंस पे गिर गया। तो सवाल ये है, जब ये m1 ग्राउंड को हिट करता है उस टाइम पे m2 जमीन से कितना ऊपर होगा। जब m1 मेरा जमीन को हिट कर चुका है उस टाइम पे हमारा m2 कितना ऊपर होने वाला है जमीन से। पहली नजर पे ये लगता है ये क्वेश्चन में सर कूलॉम्स लॉ अगर हम नहीं जानते हैं तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे।
पहली नजर पे देख के वही लगता है, राइट। मेरा क्लेम एक ही है, चाहे जो भी हो रहा हो, दोनों मासेस डेफिनेटली सेम हॉराइजेंटल लाइन पे ही लाई करेगा। दोनों मासेस डेफिनेटली सेम हॉराइजेंटल लाइन पे ही लाई करेगा, क्योंकि जो भी फोर्स लग रहा है T इक्वल्स टू 0 पर, कूलम्बिक फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव जो भी है वो इस वर्टिकल लाइन के अलोंग ही लग रहा है, राइट। और mg जो है वो भी हमारा इस वर्टिकल लाइन पे लगा रहा है, यानी हॉराइजेंटल में दोनों का स्पीड हमारा कांस्टेंट रहेगा v0 पे। हॉराइजेंटल में दोनों का स्पीड ही कांस्टेंट रहने वाला है v0 पे, जब तक दोनों हवा पे है। हाँ, ये एक बार ग्राउंड पे आ जाए तो उसके बाद तो ये स्टेशनरी हो जाएगा, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, वो तो मुझे एनालाइज करना ही नहीं है। लेकिन जब तक दोनों हवा में है, हॉराइजेंटल में दोनों का स्पीड v0 रहेगा, तो m2 का जो ट्रैजेक्टरी होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। और किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम ध्यान दें तो दोनों सेम वर्टिकल लाइन पे लाई करेगा, राइट। नाउ अब एक चीज ध्यान दो, क्या है, जो हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन है वो क्या है, mg प्लस mg बाई 2m, दैट इज इक्वल्स टू g डाउनवर्ड। मैं अगर 2 मासेस एज सिस्टम ले लूं, देखो जो भी कूलम्बिक फोर्स होगा वो इंटरनल फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी होगा, यानी कूलम्बिक फोर्स दोनों चार्ज के बीच लग रहा है, या फिर दोनों के बीच का अगर न्यूटन्स लॉ वाला ग्रेविटेशन वाला Gm1 m2 by r² भी लग रहा होगा, वो भी इंटरनल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स में केवल और केवल दोनों पे mg लग रहा है, एंड द नेट एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी g। एंड दूसरी बात, जो हमारा हॉराइजेंटल स्पीड होगा, जो हमारा हॉराइजेंटल स्पीड होगा, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू v0 टू द राइट, और वो हमारा कांस्टेंट होगा, ओके। तो ये अच्छा ऑब्वियसली बात है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, मैं ये पैराबोला है एक बार भी नहीं क्लेम कर सकता हूं, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, पैराबोलिक मोशन नहीं है, बट हॉराइजेंटल डिस्प्लेसमेंट इसका एल हुआ है। तो सिंपल सी बात है, हॉराइजेंटल स्पीड जो है वो v0 अगर हमारा कांस्टेंट है, तो टाइम ऑफ हिट जो होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू L बाई v0। इतना टाइम के बाद ये जमीन पे हिट करेगा, तो ये वाला टाइम को मैं t बोल दे देता हूं। नाउ सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन g है, तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है इनिशियली, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर in the downward direction, तो this is equals to g capital L square by 2 v0 square। now center of mass का initial height, सेंटर ऑफ मास का इनिशियल हाइट कितना होगा, दिस इज इक्वल्स टू, दोनों मास इक्वल है, मैं इसको रेफरेंस लाइन ले लिया हूं, दिस इज m1 इंटू h प्लस m2 इंटू h बाई m1 प्लस m2, एंड यहां पर मेरे पास सिंपली क्या आ जाएगा, दोनों मास इक्वल होने के कारण
m1 h1 प्लस h2 बाई 2 मिड पॉइंट पे होगा सेंटर ऑफ मास, यहां पर है। फाइनली सेंटर ऑफ मास जो होगा वो यहां पर होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट पे। ये मेरा रेफरेंस लाइन है, तो सेंटर ऑफ मास का जो फाइनल लोकेशन होगा दैट विल बी h बाई 2। तो सेंटर ऑफ मास इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आया है, सो सेंटर ऑफ मास नेट जो वर्टिकली डिस्प्लेस किया है h1 प्लस h2 बाई 2 माइनस h बाई 2, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू जो यहां का वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है gl स्क्वायर बाई 2 v नॉट स्क्वायर। नाउ 2 is cut, so h is equals to h1 plus h2 minus gl square by v naught square. That is the final height जब the second particle, जब फर्स्ट पार्टिकल अपना ग्राउंड को हिट करेगा। यहां पर केवल दो बातें को मेन समझना था। एक, जो पार्टिकल्स दोनों जो भी है, जैसा भी मोशन हो रहा है, दोनों सेम वर्टिकल लाइन पे होने वाला है। अच्छा, अगर ये दोनों v नॉट नहीं सेम होता, क्वेश्चन प्रैक्टिकली अनसॉल्वेबल बन जाता, नहीं पॉसिबल था, एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैथमेटिकली इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होगा क्योंकि दोनों टेढ़ा होता रहेगा, फिर डिस्टेंस चेंज होता रहेगा, क्या होगा भगवान जाने। बट बाकी चाहे जो भी हो रहा है, सेंटर ऑफ मास तो हमारा वर्टिकली ही एक्सिलरेट करेगा। ठीक है, और वर्टिकल एक्सिलरेशन जी है, हॉराइजेंटली स्पीड दोनों का सेम है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया, एंड उसके बाद उसको मैंने सेंटर ऑफ मास का इनिशियल और फाइनल पोजीशन को लिखते हुए मैंने फाइनल पोजीशन को आसानी से निकाल दिया। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। तो सेंटर ऑफ मास के मोशन के रिलेटेड काफी सारे प्रोफाइल क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। राइट।